नमस्कार, एनलाइटन इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। एक और लाइव कार्यक्रम जो कि धीमान विजय मानकर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा आज हमारे यूट्यूब चैनल के प्रीमियर लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच देने जा रहे हैं। इसी लाइव संदेश को लेकर आज का यह कार्यक्रम आप लोगों के बीच मैं लेकर आया हूँ। बहुत जल्द ही विजय मानकर साहब आप लोगों से रूबरू होंगे और इस लाइव संदेश में देश के लोगों को भारत की हेल्थ केयर पॉलिसी, भारत के हेल्थ केयर सिस्टम के साथ साथ भारत जो कि अन्य देशों के मुकाबले साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस स्थिति में है और उसे कैसे डेवलप किया जा सकता है, ऐसे तमाम विषयों पर आज आप लोगों को एक महत्वपूर्ण और यूनिक संदेश देने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को सीधा धीमान विजय मानकर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से जोड़ने का प्रयास करूं, आप लोगों से मेरा ये निवेदन है और अपील है कि अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का ट्विटर अकाउंट जो कि अभी अभी शुरू हुआ है, इसे आप ट्विटर पर जाकर फॉलो करें। साथ ही अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का एक फेसबुक पेज भी है, इसे भी आप लाइक करें, फॉलो करें और यहाँ पर जो पोस्ट, स्लाइड्स और वीडियो के साथ साथ जो महत्वपूर्ण संदेश पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देश के लोगों के लिए जो जारी होते हैं, इन संदेशों को आप वॉच करें, इन संदेशों को पढ़ें, समझें और उसे अधिक से अधिक लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करें। तो चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आप लोगों को अब सीधे धीमान विजय मानकर साहब से जोड़ रहा हूँ। हेलो, उम्मीद करते हैं कि आप कोरोना वायरस के इस क्राइसिस में अच्छे होंगे। मास्क मेंटेन कर रहे हैं, सैनिटाइज़र को रखे हैं, हैंड वॉश प्रॉपर कर रहे हैं और जो 2 मीटर यानी 6.5 फीट की जो दूरी है, 2 गज की दूरी है, उसको आप मेंटेन कर रहे हैं। आप प्रॉपर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वेट बढ़ेगा, वेट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हो और साथ में जो है जो बाकी जो गाइडलाइंस है उसको भी आप जो है वो कोऑपरेट कर रहे हो एक अच्छे नागरिक होने के नाते। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि आप इसका अंदर वैज्ञानिक व्यू को ले रहे हैं, मेडिकल साइंस के व्यू को ले रहे हैं, धर्म की धर्मांधता या अंधविश्वास में नहीं जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम कोरोना में सेफ रहेंगे और कोरोना में सेफ रहकर जो है इसमें से जल्दी हम बाहर आ सकते हैं। कुछ बातें जो है मैं क्योंकि फेसबुक लाइव आप लोगों से नहीं कर पा रहा हूँ, सभा सम्मेलन नहीं है, मीटिंग्स नहीं है, तो फिर हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के साथियों ने कहा, देश भर में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के ऑफिस बेयरर्स और लोगों ने कहा, फॉलोअर्स ने कहा कि सर आप जो है लाइव संदेश दीजिए, ट्विटर को चालू कीजिए। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का हमने ट्विटर स्टार्ट किया है, प्लीज़ उसको आप ज्वाइन कीजिए। ट्विटर के ऊपर में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के फेसबुक पेज भी है और एनलाइटन न्यूज़ के माध्यम से तो मेरे वीडियोज़ आते ही रहते हैं। तो प्लीज़ आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट में आप जो छोटे छोटे कमेंट कर देते, वेरी गुड सर, जय भीम सर, सो सर एंड सो सर, उससे अच्छा अगर आपको कोई कमेंट भी करना है तो थोड़ा सा अपना विचार से अच्छी बातों को भी लिखिए। तो ये काम आप कीजिए, कम से कम मेरे संदेश को जो है आप करोड़ों लोगों तक इस माध्यम से पहुंचाइए। पर्टिकुलरली ट्विटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ट्विटर जो है डायरेक्टली जो है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से हम देख रहे हैं और वैसे तो ये तमाम चीज़ें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से ऑब्जर्व होती हैं, लेकिन उसमें जो है ट्विटर से पहले फेज़ में आप लोगों से मैं भी रूबरू हो रहा हूँ। इंग्लिश में से जितनी भी ट्वीट्स आ रही है, हिंदी के माध्यम से जो ट्वीट्स आ रही है, वो आप ऐसा समझिए कि आपके नेशनल प्रेसिडेंट ही आप लोगों से जो है वो बात कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम चीज़ों से जुड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों में कोरोना वायरस के अंदर में जो चीज़ें जो है वो इमर्ज हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की कुछ बातें जो भारत की जो रिपोर्ट्स है और वर्ल्ड की जो रिपोर्ट्स है उसमें की कुछ बहुत शॉर्ट बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे देश के अंदर में कोई भी गवर्नमेंट हो, पर्टिकुलरली जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स है और स्टेट गवर्नमेंट्स है, वो कुछ बातें ऐसी करती है जो उनको करना चाहिए वो नहीं करती, जो नहीं करना चाहिए वो चीज़ों में लगी रहती है। अभी कल देखिए बॉम्बे में बॉम्बे म्यूनसिपल कमिश्नर के कल जो IAS अधिकारी थे, जो म्यूनसिपल कमिश्नर्स थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र सरकार कर सकती है, हम ये नहीं कहते, वो सरकार का विशेषाधिकार है, प्रेरोगेटिव है, वो सरकार कर सकती है। बट क्या चीफ मिनिस्टर जो है, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जो अभी MLA बनेंगे विधान परिषद में और हम उनको मंगल कामनाएं देते हैं,
कि वो एमएलए बन जाए, वो सीएम रहे, हमारी मंगल कामनाएं उनके साथ में हैं। बट एज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, क्या सीएम ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे जी, क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्सोनरेट हो सकते हैं? जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, उसके तहत बॉम्बे सबसे बड़ा इंटरनेशनल सेंटर है फ्लाइट्स का दिल्ली के साथ में। दुनिया भर से जब लोग आए, जब WHO ने 30 जनवरी को डिक्लेयर किया कि इट इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, तब जाके हमने जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्यों जो साइंटिफिक स्टेप्स उठाने हैं वो स्टेप्स नहीं उठाए। मोदी गवर्नमेंट आए, आनंद फानन में आकर जो है वो 21-22 मार्च को जो है वो जनता कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया, बाद में 24 मार्च से लगा दिया। अभी लॉकडाउन को बढ़ाते जा रहे हैं। वर्कर्स जिधर है उधर है, उनको पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को खेती के काम में डिफिकल्टी हो रही है, बिजनेस ठप हो गए हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए सिर्फ अनाज और चावल है, पैसा जो है वो खत्म हो गया है। फिर पता चला कि लॉस हो रहा है तो शराब की दुकानों को परमिट कर दिया, तो सोशल डिस्टेंसिंग वहां लोगों ने तोड़ दी। तो ये जो सारा हॉच पॉच पॉलिसी है, जो हम लोग जो है, जो हमारा ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जो प्लान होना चाहिए, जो स्ट्रेटेजिम होना चाहिए, वो उस पर जो है हम साइंटिफिकली थिंक नहीं करते और फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसके वजह से फिर हमको सोल्यूशन वक्त पे नहीं मिलता है और हेवी लॉसेस होते हैं। अभी जो 17 मई तक का जो लॉस होगा भारत में, वो लगभग 22 लाख करोड़ रुपया, यानी 10% ऑफ जीडीपी से ज्यादा हम जो है ऑलरेडी खो चुके होंगे। और फिर जाके हम इसको रिकवर करने में जो अभी वेरियस डेटा आ रहा है कि 1.8 से 2.8 तक इंडिया जीडीपी ग्रो करेगा। हो सकता है बाकलिस कह रहा है कि जीरो होगा, अरविंद सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि भाई जीरो नेगेटिव ग्रोथ रेट के लिए जो है वो प्रिपेयर करो। और 22 लाख करोड़ रुपया लगभग हमारा जो है वो 17 मई तक चले जाएगा, उसके बाद भी लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ये चीजों को हमने क्यों लॉकडाउन को एक्सटेंड करना पड़ रहा है, सबसे बड़ा हमारा जो कहने की बात है कि भाई नहीं, हमारा इन्फेक्शन फैल जाएगा और हमारा पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, यानी हमारे पास वार्ड्स नहीं है, हमारे पास में आईसीयू नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे पास पीपीई किट्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मेडिसिन और वैक्सीन की तो बात दूर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारत सरकार आज भी 1.16% केवल पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में सॉरी इंडिया एज अ होल हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जो नेशनल पॉलिसी है मोदी गवर्नमेंट की, वो कहती है कि 2022 तक हम 2.5% ऑफ जीडीपी करेंगे। अब अगर भाई साहब आप 2.5% 2022 तक अगर इस पर इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को जैसा है वैसा ही रखेंगे। लैंडसेट की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत जो है 194 देशों में 195 कंट्रीज में हम पब्लिक हेल्थ केयर स्टैंडर्ड्स में 154वें नंबर पर है। हम WHO कहता है कि हम 1.16% के और पब्लिक हेल्थ पर जो है वो स्पेंड करते हैं, और इसके मायने में हमारा जो नंबर 185th नंबर हमारा जो है वो वर्ल्ड के अंदर में है। भारत में हर 4 परिवार में एक परिवार को मेडिकल बिल चुकाने के लिए या तो हेवी लोन लेना पड़ता है या कुछ बेचकर मेडिकल बिल को चुकाना पड़ता है, तब जाकर जो है वो अपनी जान बचा पाता है। और भारत में, मैं ये रिपोर्ट का डेटा ही क्लियर करूंगा, मैं समझता हूं कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट की ही ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को मैं कोट करना चाहूंगा। इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स, द इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड Public Health Foundation of India, Institute of Health Metrics and Evaluation, and the Department of Health Research of the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India। हर्षवर्धन जी, आपकी मिनिस्ट्री है और आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए ये तमाम चीजों को मिस हैंडल और मैन हैंडल करने के लिए। DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के आर्टिकल 4 के हिसाब से डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, और जिनको 48 घंटे के अंदर में, जैसे कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर होती है, उसके 48 घंटे के अंदर में इसको प्रिवेंट और मिटिगेट करने का स्टेप्स उठाना चाहिए था। वो DGHS, वो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये जो है वो उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए कि उन्होंने भारत को इस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया कि हम आज जो है वो कोरोना की वजह से घर में बैठना पड़ रहा है। और आज जो है वो 60,000, मुझे लगता है कि 60,000 लगभग केसेस हो गई है और लगभग 2,000 के आसपास फैटालिटीज हो गई है।
और वो भी एंटीबॉडी टेस्टिंग के बगैर। यानी अभी भी हमने 1% पॉपुलेशन अपना टेस्ट नहीं किया, तो और लोग अभी दबे ज़बान में कह रहे हैं। अभी मुझे लगता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के कोई एक बड़े रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि पीक तो अभी आया है नहीं, जून जुलाई में आएगा। तो और अभी हम जाकर ढूंढ रहे कि मेडिसिन क्या है, हमारे पास में वैक्सीन का क्या डेवलपमेंट है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, भारत ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान ना देने की वजह से, धर्म हमारा एजेंडा क्या एजेंडा है, हमारा ज़्यादा समय 20 साल 25 साल हमारा समय कोर्ट लिटिगेशन में गया धर्म का स्पॉट डिसाइड करने के लिए। हमारे सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडिया भी, हमारे जुडिशरी भी जो है उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं डिसीजंस लगाने में, जिनका कोई बहुत ज़्यादा टेंजिबल जो है वो रिजल्ट नहीं होता है, कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट नहीं होता है। हमारा एजेंडा धर्म का, हिंदू मुस्लिम का, मैं किसी धर्म या कम्युनिटी के विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो भारत में जो एजेंडेस जो है वो डिज़ाइन किए गए जो है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमारी पोजीशन पैथेटिक है। क्यों पैथेटिक है? क्योंकि ग्लोबल रिसर्चर्स में आज भी इंडिया के जो ग्लोबल रिसर्चर्स हैं साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, वो केवल 2.7% है। चाइना 17.9% है, यूएस में 17% है, और यूरोपियन यूनियन में 22.2% जो है ग्लोबल रिसर्चर्स जो है, यानी साइंटिस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन में है, चाइना में है, अमेरिका में है। इंडिया में केवल 2.7% है। यदि मैं ग्लोबल पेटेंट्स की बात करूं तो 50.1% पेटेंट्स अकेले यूएस से जो है वो पेटेंट रजिस्टर होते हैं। इजराइल 19% जो है वो पेटेंट्स इजराइल के जो है वो अकाउंट में है। 6.something% पेटेंट्स जर्मनी के अकाउंट में है। साउथ कोरिया जो है, साउथ कोरिया ने कोरोना पैंडेमिक को भी हरा दिया, वियतनाम ने हराया, थाईलैंड ने रोक दिया, ताइवान ने रोका, आपके नेपाल ने रोका, कई छोटी छोटी कंट्रीज के नाम आ रहे हैं। कैसे? क्योंकि साउथ कोरिया का पेटेंट्स में 5% से ज़्यादा पेटेंट्स साउथ कोरिया के हैं, लेकिन भारत का पेटेंट अभी भी 2% से कम, 1.5% के आसपास पेटेंट्स जो है वो भारत के अंदर में रजिस्टर्ड होते हैं। भारत के अंदर जो ग्लोबल रिसर्चर्स का जो प्रपोर्शन है उसमें केवल 2.7, ये यूनेस्को की रिपोर्ट 2015 के आधार पर मैं कोट कर रहा हूँ, यदि 2002 है तो 3% हो गया हो। ये तमाम साइंटिस्ट में भारत में केवल 14% जो साइंटिस्ट है वो महिलाएं हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन में 33% जो साइंटिस्ट है वो महिलाएं हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे हमने ध्यान ना देने की वजह से ये हाल हुआ। भारत के अंदर इस रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अंदर में 1,52,000 लोगों की डेथ होती है, जिसमें 90,000 लोग इंजरी से हर महीने में मरते हैं। 5,17,000 लोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी हार्ट अटैक वगैरह इस तरह की जो है डिसीजेस से मरते हैं। लेकिन 2,30,000 जो लोग हैं हर महीने में, महीने का डाटा दे रहा हूं, वो कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी जैसे कोरोना जैसी जो बीमारियां हैं, कॉलरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, मीसल्स है, डायरिया है, इसके इन तरह की जो डिसीजेस है वो, प्लस मैटरनल यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड, न्यूनेटाल यानी बच्चों से रिलेटेड, और न्यूट्रिशनल जो 20 करोड़ लोग लगभग हमारे देश में अंडर नरिश्ड है। वी आर ऑल्सो द हंगर कैपिटल ऑफ इंडिया, भूख की भी भारत राजधानी है। उससे अगर देखा जाए तो 2,30,000 जो लोग हैं वो हर महीने में कम्युनिकेबल डिसीजेस यानी कॉलरा, डायरिया, मीसल्स, टाइफाइड, इस तरह की कोरोना वायरस से रिलेटेड जैसी जो बीमारियां हैं उससे मरते हैं। 5,17,000 लोग जो है हार्ट अटैक और इस तरह की बीमारियों से मरते हैं, और डायबिटीज वगैरह रिलेटेड जो बीमारियां है उससे, और 90,000 लोग जो है इंजरी, एक्सीडेंट वगैरह इससे मरते हैं। अगर हम ये डेटा को देखें तो आज तक भारत की मीडिया ने, भारत की सरकार ने, भारत की पॉलिटिकल पार्टीज ने, और भारत के जो सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो अर्नब गोस्वामी के चैनल पर आकर बैठते हैं, एंड दे ट्राई टू यूज ट्विस्ट द डेटा टू सूट देयर एजेंडास। तो इस तरह के जो लिम्पिन्स हैं, जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दोज हु आर कॉल्ड अपॉन द नेशनल टेलीविजन जस्ट टू गिव वन पर्सपेक्टिव और टू pursue an agenda to show that the Modi government is doing all the things in a proper manner,
all such type of things are not discussed on the national channels because these channels are not today the mainstream channels of the fourth pillar of democracy, but they are becoming yellow journalism, the channels of yellow journalism, and the channels which pursue caste capitalism, the interests of the caste capitalists in India and the ruling establishment of this country. तो इसलिए 2,30,000 लोग अगर कम्युनिकेबल डिसीजेस से मरते हैं तो मैं समझता हूं कि आज हम कोरोना वायरस में 1900 लोग जो है अभी पिछले 2-3 महीने में जो डेथ हुई है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। किसी भी इंसान का किसी भी बीमारी में मरना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन जो 2,30,000 लोग हर महीने में भारत में मर रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस से और मैलनरिशमेंट से, उनकी रोकथाम करने के लिए भारत सरकार अपने जीडीपी का 1.16% केवल जो इस पर जो इन्वेस्ट कर रही है, जो राज्य सरकार है इस पर केवल ये इन्वेस्ट कर रही है, उसको इन्वेस्ट करके जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है कि जो हम 5-6% जो है जीडीपी का जो कंट्री स्पेंड करती है, why we are not in a position to frame such a policy whereby we spend 5 or 6% of the GDP in the public healthcare system. After all, you see, we have seen that the private hospitals have not treated corona pandemic patients, the COVID patients. After all, the public healthcare system is only there to take care of, you see, whether the rich or the poor in, you see, such type of pandemics or such type of disasters and crisis of the health management. So therefore, I feel that it is high time that we should start thinking about all these things कि पॉलिसी ओरिएंटेशन कैसे करने की जरूरत है। और मोदी जी, आपको बहुत देर से जो है वो जाग आती है, मेरे बोलने के बाद जाग आती है, मुझे मालूम है। मैं 25 मार्च से कह रहा हूं और समय समय पे कहा कि भाई लॉकडाउन इसका सलूशन नहीं है, इसका लॉकडाउन सलूशन नहीं है। ठीक है, आपको टाइम के लिए स्प्रेड रोकने के लिए थोड़ा हेल्थ के आपके हॉस्पिटल्स की तैयारी करने के लिए समय निकालना पड़ा, पर यदि 6 सालों में आपने 2.5-3% से ज्यादा अगर पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पर स्पेंड किया होता, अपने हॉस्पिटल्स को, बेड्स को, वार्ड्स को, आईसीयूज को, इंस्ट्रूमेंट्स को, वेंटिलेटर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को और हॉस्पिटल स्टाफ जो वार्ड बॉयज और तमाम चीज है जिनको कोरोना वॉरियर्स आप कह रहे हैं, आज अगर उनके लिए आपने पहले से सोचा होता तो शायद भारत की पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इतनी मजबूत होती कि आज कोरोना का अगर अटैक भी आता तो हमको इतना लंबा लॉकडाउन नहीं करना होता। आज भी आप क्या कर रहे हैं, आज भी भारत के अंदर में आज सीरम इंस्टीट्यूट को छोड़ दिया जाए जो एक प्राइवेट कंपनी है, पूनावाला जी ने जो बनाई थी, और कोडानेक्स के साथ में जो यूएस की कंपनी है उसके साथ उसका वैक्सीन के डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो मैं समझता हूं कि आज भी हमारे पास में भारत के अंदर में एक हमने जो है वो मेडिसिन अमेरिका ने क्या बुला ली इसको डिले करने के लिए, तो हम बड़ी जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट को बुला लिया यूएस ने, जब उसके पास में रेमडेसिविर का डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो तमाम मीडिया ब्राउबीट करने लगी कि ओ देखो भारत से जो है वो पूरे दुनिया में मेडिसिन जा रही है। मैं कह रहा हूं अगर अमेरिका रेमडेसिविर बना सकता है, यदि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट वैक्सीन डेवलपमेंट कर सकता है, अगर इटली में वैक्सीन डेवलपमेंट हो सकता है, यदि इजराइल में वैक्सीन डेवलपमेंट हो सकता है, तो भारत के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भारत सरकार के इतने जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो 104 या 107 सैटेलाइट्स स्पेस में भेज सकते हैं, वो एक वैक्सीन डेवलप क्यों नहीं कर सकते। आप हेलीकॉप्टर उड़ाया, आपने प्लेन उड़ाया, आपने मिसाइल बनाया, ब्रह्मोस बनाया, आपने अग्नि बनाई, त्रिशूल बनाया, और आप ये बूस्ट करने लगे कि हम अब बहुत बड़े सुपर पावर हो रहे हैं, लेकिन आपको एक वैक्सीन ना डेवलप करने की वजह से आज लॉकडाउन करके बैठना पड़ा है और 22 लाख करोड़ रुपया लगभग 17 मई तक आपका चले जाएगा। उसके बाद भी होगा जाएगा 10% से ज्यादा जीडीपी गवा चुके हैं, 5% से ज्यादा जीडीपी इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए और इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो इस तरह की रॉन्ग पॉलिसीज को जो है आप परस्यू करते हैं, जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो रॉन्ग पॉलिसीज है, और वैशाख पूर्णिमा के दिन आकर करुणा का संदेश देने से बात नहीं चलेगी। करुणा के संदेश से ज्यादा विचार में ज्ञान, विज्ञान और नीतियों में मानवतावाद और व्यवहारवाद की, वास्तववाद की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि भारत के अंदर इन तमाम चीजों को देखा जाएगा, और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो भारत की तमाम पार्टियों में सबसे इंटेलिजेंट और सबसे यूनिक पार्टी है, जो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म पर बेस्ड है,
जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स और अम्बेडकरिज्म पर बेस्ड है, जो हम ये तमाम पब्लिक पॉलिसीज को समझते हैं कि देश में क्या करने की ज़रूरत है, हम इस बात को बताते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि भारत के लोग केवल घर में रहकर जो है और डर कर इसका सामना ना करें, सही विज्ञान और ज्ञान के, बुद्धि के सोच से, विज्ञान और समाधान के सोच से जो है इस पर कार्य करें। तब जाकर भारत जो है वो एक डेवलप नेशन होगा, एक महान नेशन होगा। मैं समझता हूँ कि भारत को धर्म की नहीं, भारत को और दुनिया को विज्ञान की ज़रूरत है। वो समय आया है कि हम कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की तरफ जाए, अनेक अंगों मग्गों के तरफ जाए। ये मेरा संदेश हेल्थ से रिलेटेड जो है वो है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भारत सरकार जो है वो ज़रूर ध्यान देगी। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान। जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान।